नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़। चलिए शुरुआत करेंगे। खबर रायपुर से है, जहां दक्षिण कोरिया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले और इसी के साथ साथ जिलों के कलेक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और चल रहे राहत कार्यों की जानकारी ली है। इसकी समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता समय पर उपलब्ध कराई जाए और इसी के साथ साथ बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए आवश्यक सामग्री और राहत राशि का शीघ्र वितरण किया जाए। खबर नवा रायपुर से है, जहां के डिप्टी सीएम अरुण साहू के शासकीय आवास में गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। छोटा सा मंडप, मोदक की मिठास और जयकारों की गूंज से घर घर खुशियों का माहौल बना हुआ है। बप्पा के आगमन से शासकीय आवास में सुख, समृद्धि और उल्लास का संसार बस गया है। सभी ने मिलकर गणपति बप्पा मोरया के जयकारे लगाए और सब पावन अवसर पर आनंद उठाया। ये उत्सव प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का सुंदर संगम है, जो हर दिल को एकजुट कर खुशियों से भर देता है। खबर रतनपुर से है, जहां नगर पालिका में एक महत्वपूर्ण आयोजन हुआ, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री टोकन साहू के साथ छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर अटल परिसर का भी लोकार्पण किया गया, जो युवाओं के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का केंद्र बनेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने केवल प्रदेशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम नहीं किया, बल्कि उनके राष्ट्रवादी विचार और राष्ट्र निर्माण के कार्य आज भी युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। अटल परिसर युवाओं को उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से जोड़ने में मदद करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसी के साथ साथ और राष्ट्र निर्माण की दिशा में उन्हें प्रेरित भी करता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी रायपुर आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट A12793 को बुधवार सुबह अचानक भुवनेश्वर एयरपोर्ट डाइवर्ट कर दिया गया। ये फ्लाइट सुबह 8 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी, माफ कीजिएगा, लेकिन अचानक दिशा बदलते ही विमान को भुवनेश्वर उतारना पड़ा है। इस अप्रत्याशित घटना ने यात्रियों में हड़कंप मचा दिया। विमान के भीतर बैठे यात्रियों को एक पल के लिए ऐसा लगा मानो कोई तकनीकी खराबी या बड़ा हादसा होने वाला है। हालांकि बाद में एयर इंडिया की ओर से कारण बताया गया कि कम विजिबिलिटी यानी दृश्यता की वजह से रायपुर में विमान को सुरक्षित लैंड कराना संभव नहीं था और ऐसे में ये कदम उठाया गया है। खबर पंखाजूर से है, जहां सरकार लगातार ग्रामीण शिक्षा को मजबूत करने और बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए योजनाएं चला रही है। बता दें, पंखाजूर ब्लॉक के दुर्गापुर स्थित माध्यमिक शाला PV97 में शिक्षक की नियमों की यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इसी के साथ साथ ग्रामीणों का आरोप है कि यहां के शिक्षक अपनी मनमर्जी से स्कूल खोलते हैं और अक्सर दोपहर से पहले ही स्कूल बंद कर घर चले जाते हैं। इस लापरवाही के कारण बच्चे समय पर शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। सरकार का प्रयास शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का है, लेकिन कुछ शिक्षकों की गैर जिम्मेदाराना हरकतें पूरे विभाग की छवि धूमिल कर रही हैं। प्राइमरी कौन सा गांव? 97 दुर्गापुर। 97 दुर्गापुर। स्कूल का ड्यूटी कितने बजे से कितने बजे तक है? 10 से 4। 10 से 4 बजे। कितने बजे छुट्टी की है? आज खाना खा के छुट्टी हुई 1 बजे। आदेश 2 बजे। सरकारी कोई आदेश था आज? नहीं, सरकारी आदेश तो नहीं था। कितने टीचर हो? यहाँ प्राइमरी में 2 हैं और मिडिल में 4। तो सभी स्कूल आज छुट्टी दे दी गया? एक ही गुरु गया था और मैं था। जो गांव है उलिया पंचायत के अंदर, वहाँ पे ग्रामीणों का द्वारा सूचना दिया गया कि स्कूल दोपहर तक लगा गया, जबकि हम लोग मीडिया के माध्यम से देखा गया जाके और स्कूल बंद पाया गया। क्या जानकारी आपको? जानकारी तो सर आपसे हमको मिला है, आपका संज्ञान हुआ है कि आज गणेश चतुर्थी भी था, अधिकांश टीचर छुट्टी में हैं, ऑनलाइन छुट्टी लिए हैं, तो ऐसा स्थिति में शिक्षक ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके माध्यम से जानकारी के बाद हम उस पर स्पष्टीकरण लेंगे, जो भी उचित कार्रवाई होगा वो हम करेंगे।
खबर कोंडा गांव से है, जहां किसान इन दिनों खाद की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। समय पर खाद न मिलने और निजी दुकानों में महंगे दामों पर यूरिया बेचे जाने से किसान बेहद परेशान हैं। लेम्स केंद्रों में खाद उपलब्ध न होने के कारण फसलें बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई हैं। वहीं निजी दुकानों में 300 रुपए की यूरिया 1000 रुपए तक बेची जा रही है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर किसान खाद नहीं खरीद पा रहे। इस गंभीर समस्या को लेकर किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और जल्द खाद उपलब्ध कराने की मांग भी सामने रखी है। हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें हर ग्रामीण क्षेत्र में अभी खाद की सख्त जरूरत है फसलों में, लेकिन क्या बोलते हैं सरकार इसको सही समय में खाद व्यवस्था नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से निजी दुकानों में से खरीदना पड़ रहा है और वहां पर जबरदस्ती का 1000 रुपया 300 का बोरी को आप 1000 रुपये में खरीदा जा रहा है और इन लोग निजी दुकान वाले मनमानी किसान घर से विलोम करता हूं। आज जो ज्ञापन सौंपने आए थे एसडीएम कार्यालय में, जो कि खाद की आपूर्ति को लेकर ज्ञापन दिए हैं एसडीएम महोदय को, और निजी दुकानों में सही दाम में बिक्री नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर सभी किसान परेशान है। इसको लेकर तो उसको लेकर आज ज्ञापन दिए हैं। और खबर कवर्धा से है, जहां पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में कवर्धा पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 18 वर्षीय आशु सिन्हा को गिरफ्तार किया। आरोपी अपने पिता की दुकान से सॉल्यूशन ट्यूब चुराकर किशोरों को नशे के लिए बेचता था। पुलिस ने फर्जी ग्राहक बनाकर पकड़ने की योजना बनाई और दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर 62 ट्यूब बरामद हुए हैं। आरोपी पर BNSS की धारा 170, 125, 135, 3 के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। इसी थाना कवर्धा क्षेत्र अंतर्गत साइबर सेल और थाना कवर्धा की संयुक्त टीम एक ऑटो पार्ट्स के संचालक के बेटे को हिरासत में लिया था, जिसने जो अपने ऑटो पार्ट्स की दुकान से अपने पिता की अनभिज्ञता से वहाँ से सोल्यूशन चोरी करता था और अपने नाबालिग दोस्तों को नशा करने के लिए बेचता था। ये जो नशा है बहुत ही खतरनाक है और ये बच्चों के मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसी क्रम में कबीरधाम पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है और अवैध नशों के खिलाफ, अवैध नशों का काम करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती रहेगी। इस क्रम में आशु सिन्हा पिता राजेश सिन्हा को जो है गिरफ्तार करके धारा 170 BNS के तहत माननीय न्यायालय में पेश किया गया है, जहाँ से उसे जेल भेजा गया है। और कबीरधाम पुलिस की अवैध नशे और सूखे नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। खबर दुर्ग से है, जहां दुर्ग के नगपुरा चौकी क्षेत्र में आंवला बगीचा से कुछ दिन पहले मिले अज्ञात शव की पहचान धनेश ठाकुर के रूप में हुई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि धनेश की पत्नी अंजनी ठाकुर के पड़ोसी हरपाल सिंह उर्फ छोटू से अवैध संबंध थे। धनेश इनके बीच बाधा बन रहा था, इसलिए हरपाल ने उसे शराब पिलाकर पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने अंजलि और इसी के साथ साथ हरपाल को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया है। उसके बाद उसकी शिनाख्त के लिए साइबर प्रहरी का उपयोग करते हुए रेडियो मैसेज कराया गया सभी जगह। और इसके बाद एक महिला आती है सरस्वती नगर की रहने वाली, वह इसे अपने पति के रूप में होना बताती है। महिला का नाम है अंजनी ठाकुर और मृतक था धनेश ठाकुर। इसके बाद ACCU की टीम और नगपुरा की टीम मिल करके इसकी खोजबीन में लग जाती है। हमें टेक्निकल टीम की मदद लेनी पड़ी, मुखबिरों को तैनात किया गया। जब मृतक के घर के आसपास के मुखबिर लोग तैनात थे, वहां से उन लोगों को यह सूचना मिली कि मृतक की पत्नी और उसके पड़ोसी छोटू राजपूत के बीच अवैध संबंध हैं। इस बीच में और जब हमने तहकीकात करना चालू किया तो हमें टेक्निकल एंड की मदद से यह समझ में आया कि छोटू राजपूत का कुछ ना कुछ इस घटना से संबंध है। इसमें छोटू राजपूत को और मृतक की पत्नी को दोनों को ला करके जब पूछताछ उनसे की गई तो उन लोगों ने अपना घटना करना स्वीकार किया। इसमें इन्होंने बताया कि छोटू राजपूत जो कि पिछले 2 महीने से काम पर नहीं जा रहा है, पहले ट्रैक्टर चलाने का काम किया करता था। आगे बढ़ेंगे, खबर बिलासपुर से है, जहां सरकंडा थाना क्षेत्र के राम सेतु पुल के पास रविवार शाम बदमाश युवकों ने एक अंडा ठेला वाले को जमकर पीटा और ठेले में तोड़फोड़ की।
बाइक सवार करीब 10 से 12 बदमाशों ने चाकू दिखाकर उसे धमकाया और मारपीट की। घटना के दौरान अंडों को सड़क पर फेंक दिया गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इलाके में इस गुंडागर्दी से लोग भयभीत हैं और जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सरकंडा थाना पुलिस ने मामले में तफ्तीश शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अच्छा, क्यों क्या किस बात पे हुआ? वो से बात है कि भी प्लेट हो रहा था, मारने लग गए। कारण क्या था? कुछ नहीं भैया, पता ही नहीं, आए हंसी मुंह कान बांध के मारने लग गए। खेड़ा तुम्हारा? हाँ, दुकान मेरी है। अच्छा, पापा के साथ था। कुछ खाए उन लोग? कुछ नहीं खाए भैया, पीछे से आए से मारने लग गए। तो ऐसे कैसे जबरदस्ती मारने? नहीं मालूम भैया, पूछो हम बंटी भैया लोग भी थे, नशे में थे? हाँ, अंडा ही खा रहे थे, भैया लोग को दिया उसी में प्लेट होने लगे। कितने लड़के लोग थे? किसमें? 15-20 जन। 15-20 लड़के? हाँ, मुँह कान बांधे हुए। अच्छा, मेरे को भी दौड़ाया हुंडई चौक तक चाकू लेके, मैं भगा हूँ। अच्छा, ठीक है। और क्या क्या तोड़े हैं? पूरा थैला को तोड़ दिए पूरे सब सामान को। छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन नीति और नियत नेलनार योजना के प्रभाव से 30 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता दिलाई है। इनमें से 20 माओवादी ऐसे हैं जिन पर कुल 81 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पित माओवादियों में विभिन्न पदों पर कार्यरत सदस्य शामिल हैं, जिनमें डीवीसीएम के 1 सदस्य, कंपनी नंबर 2 के 5 सदस्य, एसीएम के 2 सदस्य, प्लाटून पार्टी के 4 सदस्य, एरिया कमेटी पार्टी के 5 सदस्य और एरिया कमेटी पीएलजीए के 1 सदस्य शामिल हैं। इस आत्मसमर्पण से नक्सल उन्मूलन अभियान को मजबूती मिली है और ये राज्य सरकार की माओवादी हिंसा खत्म करने की नीति की सफलता का प्रतीक है। जिला में सीआरपीएफ, कोबरा और अन्य बलों के जितने संयुक्त बल हैं, उनके प्रयास और नीतियां जो चल रही हैं, आज माओवादियों ने बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इसमें से जो 30 माओवादी हैं, कुल इनके ऊपर 81 लाख का इनाम इनके ऊपर था और ये मुख्य धारा से जुड़े आज हमारे पास आत्मसमर्पण किए हैं। इसमें मुख्य रूप से उत्तर बस्तर डिवीजन का एक डीवीसीएम रैंक का माओवादी आत्मसमर्पण किया है। इसके अलावा कंपनी नंबर 2 के 5 सदस्य, इसी प्रकार एरिया कमेटी लेवल के भी 5 सदस्य अलग अलग जनता सरकार सदस्य हैं और अलग अलग सदस्य भी इसमें शामिल हैं। इनमें से जो मुख्य बात ये है, ये सभी जो है माओवादियों की जो विचारधारा है उससे क्षुब्ध होकर और उनको कहीं लगा कि ये जो विकास विरोधी लोग हैं, जो जल जंगल जमीन की जो बातें करते हैं, और छोड़ने का वजह है ये है सर, मतलब जंगल में है और बहुत और जवान लोग है सर्चिंग करते थे और हम लोग को भी और चलने फिरने का भी दिक्कत है और इसलिए हम लोग मतलब बहुत लोग है मर रहे सर। हाँ, 18 से मतलब 2007 दिसंबर महीने में मैं भर्ती हुआ हूँ और 2025 तक मैं काम किया हूँ संगठन में। शासन के साथ भी आप जुड़ रहे हैं, यहाँ पर कैसे महसूस करें, वहाँ कैसे होता है? यह अच्छा है और सरकार के साथ और मिल के और नया जीवन यापन करेंगे बोल के आया हूँ सर। हम इस पहल का स्वागत करते हैं कि मुख्य धारा में शामिल होने का, और पिछले काफ़ी समय से सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर काफ़ी अभियान कर रही हैं। हम लोग एक ऑपरेशंस तो कर ही रहे हैं, साथ साथ हम लोग एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिससे कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हम लोग अपना कैंप स्टैब्लिश कर रहे हैं और वहाँ पर कनेक्टिविटी, रोड नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क और मेडिकल की सुविधाएं पहुँच रही हैं। और उन गाँवों में जो सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जो अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँची थी, वो अब उन लोगों तक पहुँच रही हैं और यही कारण है कि नक्सली सरेंडर करने के लिए आगे आ रहे हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि और भी नक्सली सरेंडर करेंगे और हमारे जो ये नक्सल विरोधी अभियान है इसी तरह जारी रहेगा और हमें उम्मीद है कि जल्द ही हम छत्तीसगढ़ में और बीजापुर में शांति व्यवस्था कायम कर।
आगे बढ़ेंगे, खबर बिलासपुर से है, जहां जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। प्रार्थना सभा के आड़ में धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा था। पेंट्री के पास एक पोल्ट्री फार्म में प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी। धर्मांतरण की गतिविधियों की सूचना पर हिंदू संगठनों और पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश दी। मौके पर पहुंचने पर करीब 15 से अधिक महिला पुरुष उपस्थिति वहां पर पाई गई और इसी के साथ प्रार्थना सभा के दौरान ईसाई धर्म से जुड़ी किताबें, डायरियां आदि बरामद की गई हैं। पुलिस ने मामले में पादरी संजीव कुमार सूर्यवंशी सहित 7 अन्य लोगों के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। आगे बढ़ेंगे, खबर सुकमा से है, जहां जिले के तोंगपाल ग्राम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI शाखा में चोरी की बड़ी वारदात की कोशिश सामने आई है। अज्ञात चोर ने बैंक की दीवार तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया। पूरी घटना बैंक परिसर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। CCTV फुटेज में चोर की संदिग्ध गतिविधियां साफ देखी जा सकती है। हालांकि अब तक बैंक से किसी भी नकदी या सामान की चोरी की पुष्टि नहीं हुई है। खबर सुकमा से है, जहां जगर गुंडा थाना क्षेत्र के सिलगैर गांव में बुधवार शाम नक्सलियों ने शिक्षा दूत लक्ष्मण बारसे की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। घटना करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है, जब नक्सली उनके घर पर अचानक हमला बोले और इसी के साथ बारसे पर लंबे समय से शिक्षा सेवा छोड़ने की धमकी उन्हें दी जा रही थी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा के प्रति उनके समर्पण के कारण नक्सलियों ने उन्हें अपना निशाना बनाया। हमले के दौरान परिजन बचाव के लिए आए तो उनके साथ भी यहां पर मारपीट की गई है। SP सुकमा किरण V चवाड़ ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। माओवादियों की तलाश तेज कर दी गई है। इस वारदात ने जगरगुंडा इलाके में दहशत और खौफ का माहौल बना दिया है। खबर कोरबा से है, जहां केंदई रेंज स्थित कोरबी गांव में हाथियों का 50 सदस्यीय झुंड आबादी क्षेत्र में घुस आया। हाथियों ने पुलिस चौकी के पीछे खेतों से होते हुए सड़क पार की और फूलसर गांव में धान की फसल को नुकसान पहुंचाया। हाथियों को देख एक युवक घबराकर भागा और गड्ढे में गिरकर घायल हो गया। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हालात पर नजर रखे हुए है। गांव में दहशत का माहौल है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।